presentation on our species and forest foods. And of course, Nilima has written a book in Marathi on forest foods. Sanjay has also written on forest foods, and their documentation is on display. But this also I'll put up. तो मेजरली जैसे हम समझते हैं कि फॉरेस्ट फूड, वाइल्ड फूड या वाइल्ड एडिबल प्लांट्स, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, न्यूट्रिशन, देन क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ों में ये फॉरेस्ट फूड का रोल, इसमें फॉरेस्ट फूड का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी ऐसा हुआ है कि हमारा फूड प्लेट बहुत नैरो हो चुका है। जैसे एस्टिमेशन जो है मोर देन 4 लाख प्लांट स्पेसीज वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट, उसमें से अराउंड 30,000 का ही थोड़ा बहुत डेटाबेस है आइडेंटिफिकेशन का। उसके बाद उसमें से 30 स्पेसीज हमारे डेली डाइट में है, 30 में से 20 थोड़ा ज़्यादा पैमाने पे खाते हैं, और उसमें 3 है जो मेजर है, जिससे हमारा अराउंड 65% फूड प्लेट भरा हुआ है। एक है राइस, दूसरा कौन सा हो सकता है? गेहूँ, राइस, सेकंड वीट, एंड थर्ड नहीं, दाल मक्का, मेज, वीट एंड राइस हमारी 6। हाँ तो ये हमारा फूड प्लेट नैरो हो चुका है। बीच में हमने अराउंड 200 बच्चों के साथ गांव के लेवल पे, शहर के लेवल पे नहीं, उनको हमने बताया कि आप घर में जाओ एंड आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर के साथ बैठना है आपको, और उनसे पूछना है कि आप क्या खाते थे। ठीक है, ये प्लेट 1 हो गया। दूसरा प्लेट दूसरे दिन उनको प्लेट ही दे दिया था, कागज़ का प्लेट। दूसरे दिन उनको बताया कि आपके फादर एंड मदर और उनके एज के लोगों के साथ बैठो और आप क्या खाते थे। एंड देन थर्ड प्लेट तीसरे दिन दिया, मैं क्या खाता हूँ। तो जो ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर का प्लेट था, मोर देन 65 to 70 फूड आइटम्स थे, फूड उसमें स्पेसिस थे, इसमें सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, देन सीजन वाइज वेरिएशन भी था, समर, विंटर एंड इसमें देन उसके अलग सारे रेसिपीज़ भी थे। ठीक है ना, तो ये इतना हो गया। देन फादर एंड मदर के प्लेट में ये 28 तक आ गया था। ठीक है, ये एवरेज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एंड देन थर्ड बच्चों ने जो प्लेट लिखा था उसमें स्पेसिस के बजाय उसमें प्रोडक्ट का नाम था सब। ठीक है, राइस था उसमें, राइस, वीट, 2-3 जो रेगुलर खाते उतना ही था। तो हमारी फूड प्लेट नैरो बन गई है, ये तो अब आप सब भी समझते हैं। देन सिर्फ फूड प्लेट नैरो नहीं बन गई है, हमारे राइस, हमें अभी आपको कौन कौन सा राइस पता है जस्ट बताइए। दूसरा कोलम, तीसरा ब्राउन राइस। राइस ही नहीं है, ये नाम नहीं है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस ऐसा कोई डिनोमिनेशन नहीं है। ठीक है, और उकड़ी राइस वो भी नहीं है। ब्लैक राइस, ये राइस का नाम है। पॉलिश राइस, अनपॉलिश राइस। तो ब्रांड हमें पता है या उसका कलर से कुछ जो भी मार्केट में है। तो राइस की यदि बात करें तो मोर देन 1.5 लाख अलग सारे राइस के ये थे, लैंड रेसेस, कल्टीवर, वैरायटीज भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इतना सारा सब आया कहाँ से? ये किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ले बना या क्या? नहीं है। आज इंडियन काउंसिल का डेटा यदि निकालेंगे, 1,500 या 2,000 वैरायटी होंगे सिर्फ, जो इतने सालों का रिसर्च से आए। लेकिन ये 1.5 लाख आए कहाँ से? ये आए कहाँ से? नेचर से आए। और सिलेक्शन किसने किया? हमारे गांव के ग्रास रूट इनोवेटर लोगों ने किया था। तो ये सब नॉलेज, और नॉलेज की वजह से राइस की बात करें तो ग्रास से, तो ग्रास, यदि ग्रास देखेंगे एंड राइस देखेंगे, फर्क तो है ना। तो इतने सारे ईयर्स का इवोल्यूशन से वो सिलेक्शन करते गए। एक निकला, कोई लंबा ग्रेन दिख रहा है वो अलग वैरायटी हो गई, कोई छोटा दाना दिख रहा है वो अलग हो गई, कलर रेड कलर वाला, ब्लैक कलर वाला, थोड़ा सा येलोइश कलर वाला वो अलग हो गया।
ऊपर का उसका जो छिलका है वो कलर से कुछ नाम आ गए, कुछ नाम ऐसा है कि कम हाइट वाला, ज़्यादा हाइट वाला, देन कम दिन में आने वाला, ज़्यादा दिन में आने वाला, ज़्यादा पानी यानी खेत में पानी भी भर गया तो भी उससे ऊपर आने वाला, बारिश आया ही नहीं फिर भी आने वाला राइस, ठीक है ना। देन कुछ गांव के नाम से, भगवान के नाम से बहुत सारे वैरायटीज़ के नाम आ गए, ठीक है ना। तो ऐसे ये इवोल्यूशन का सिलेक्शन किसने किया? साइंटिफिक कम्युनिटी ने नहीं किया, हमारे गांव के ग्रास रूट इनोवेटर लोगों ने ये काम किया, ठीक है ना। वैसे ही हर एक इसमें, जैसे मिलेट की बात करें, अभी मिलेट हम खा रहे हैं ना गाँव शहरों में, मिलेट एक न्यूट्री फूड, न्यूट्रास्यूटिकल या न्यूट्री फूड जैसे आ गया, तो उसमें भी बहुत सारे टाइप थे। जैसे फिंगर मिलेट है जिसको रागी बोलते हैं, फॉक्सटेल मिलेट, राड़ा, देन बार्नयार्ड मिलेट, मोरबंटी, भगर, वरई जिसको लिटल मिलेट बोलते हैं। तो विद इन क्रॉप में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। अभी हम इतना साल काम कर रहे हैं, अभी 350 आइडेंटिफाई हो गए राइस, ठीक है। बाकी कहाँ गए अभी मिलना भी मुश्किल है, एक तो कहाँ है पता नहीं है, जो है उसके बारे में डेटा नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो ये सारा नॉलेज का कलेक्शन का महत्वपूर्ण काम। कल्टिवेटेड क्रॉप्स है, देन वाइल्ड एडिबल जिसके लिए आज जो डिस्कशन के लिए हम बैठे हैं, तो जिसको कभी फूड हमने माना ही नहीं, वाइल्ड यानी आदिवासी लोग हैं, कुछ भी खाते हैं, पॉइजनस हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसके पीछे का पूरा विजडम जो है ये इनके दिमाग में, क्योंकि सिंस ईयर्स इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसके किए, कौन सा सब्जी कब खाना है, कैसे बनाना है, उसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत सारे इसमें है, वो उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन ये नॉलेज ट्रांसफ़र होता था, इसका कोई लिखित फॉर्म में रिपोर्ट में या किसमें नहीं था, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रांसफ़र होता था, जैसे जैसे ये वो शहर गांव के लोग भी शहर हमारा कॉपी करने गए तो उनका ये नॉलेज भी धीरे धीरे अभी इरोड हो रहा है, उनका दिमाग से भी निकल गया। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं गांव के स्कूल में, शहर में जो पढ़ाया जाता है वो गांव के स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। उनके नियर बाय एरियाज़ का कुछ भी उनके बुक में आज है ही नहीं, सिलेबस में नहीं है। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत इम्पोर्टेंट था जो हमने शुरू किया। मैं संजय पाटिल बायप संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बायप एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे बायप 1946 में शुरू हुआ, शायद आपको पता होगा, पूना के नज़दीक एक नेचुरोपैथी सेंटर है उरली कंचन, वहाँ बायप की शुरुआत हुई। और मेजरली ट्राइबल एंड रूरल कम्युनिटीज़ का लाइवलीहुड के लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए और जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर बायप काम करती है। मेजरली एग्रीकल्चरल, लाइव स्टॉक, लाइवलीहुड्स, देन वाटरशेड डेवलपमेंट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ों के ऊपर बायप का काम है। और अराउंड 13 स्टेट में बायप काम करते हैं देश के, झारखंड से लेके उत्तराखंड, उड़ीसा, सभी इसमें। एंड देन इसमें मेजरली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम होता है कि वहाँ पे जाके हम काम करते हैं जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है ना। एक तो डॉक्यूमेंटेशन करना, अलग सारे लाइवलीहुड को अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना, कंजर्वेशन का भी काम करना साथ में, उसका प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ा गया है। और हमारा अराउंड 4000 लोगों का टीम है, इसमें डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, सोशल साइंटिस्ट है और अलग सारी चीज़ों के ऊपर बायप काम करती है। इस पर अभी रुक गया है पूरा, जैसे मैंने बताया कि स्कूल में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता, तो उसके लिए भी साथ में काम कर रहे हैं। तो ये वाइल्ड फूड वर्कशॉप उसका ही पार्ट है। तो 2000 यहाँ पे 2018 में पहली बार किया, उसके बाद 19 में भी एक इवेंट हुआ था ना। तो यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं मेजरली कंजर्वेशन, इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से वाइल्ड फूड को कंजर्व कैसे करें। देन सेकंड, इसमें इकोनॉमिकल बेनिफिट भी लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है लोग सब बचाए, लेकिन उनका भी लाइवलीहुड का इसमें से कैसे तैयार हो, फॉरेस्ट भी बचे, लोगों का फूड सिक्योरिटी भी हो, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हो, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे सामने आज क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। ये जो हम कल्टीवेटेड क्रॉप खा रहे हैं, राइस, मिलेट, इसका बहुत मुश्किल होगा आगे कल्टीवेट करना, तो वाइल्ड फूड के ऊपर ही आना होगा। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही हमारे पास नहीं होगी कि कौन सा फ्रूट, कौन सा रूट, कौन सा ट्यूबर कैसे खाना है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए
फूड फॉर फ्यूचर जो है इसमें ये वाइल्ड ईडिबल्स पूरे आते हैं, इसमें रूट्स ट्यूबर्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, देन क्रीपर्स बहुत सारे हैं, तो हर एक बनाने के तरीके भी हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। देन इसको वही इकोलॉजी में कॉन्जर्व करें, जिसको हम उठा के हमारे किचन गार्डन में लगाए तो बहुत मुश्किल है आना, कुछ स्पेसीज आती है लेकिन सब लगाना मुश्किल है। एज अ क्रॉप कल्टीवेट करना भी बहुत सारी चीज़ों का मुश्किल है, लेकिन सिलेक्टेड अभी हमने अराउंड 134 प्लांट स्पेसीज का एक डेटाबेस बना है। इसका सॉफ्ट कॉपी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूँगा, जो लिस्ट है पूरा इसमें। देन कॉन्स्टिपेशन, देन पिकल बनाने के लिए अलग सारे हैं, तो ऐसे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो हम इसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। एंड देन आगे इसमें हम इसमें से फॉरेस्ट के पैचेस में इसको कंजर्व करना एंड देन नॉन डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग। नहीं तो क्या होगा, अभी पता चल गया कुछ चीज़ के बारे में, पूरा डिमांड बढ़ जाएगा, शहर वहाँ पे आएगा, इसका कल्टीवेशन की सोच तैयार होगी। एंड देन प्रॉब्लम भी उसमें ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़, उसका मेडिसिनल वैल्यू, वो तो माइक्रो क्लाइमेट सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो सोच बढ़ती है हमें कहाँ पे मिलेगा शहर में, ये सवाल आता है। आज तो हम खा के गए यहाँ पे, फिर हमें आप सप्लाई करो, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। तो उसके लिए ऑप्शन है, एक तो खुद का लैंड कहीं तो ले लो जहाँ पे फॉरेस्ट कुछ है वहाँ पे, नहीं तो ऐसी जगहों पे बार बार आके इसका आनंद भी लो एंड लोगों के साथ कनेक्ट हो। वो हमारा पर्पज़ यही है कि जो गैप है ट्राइबल, रूरल एंड अर्बन, एंड हम सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन 15 साल में मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। हमने कितने भी डिग्रीज लिए, उसका यूज़ बहुत कम है, ठीक है ना। क्योंकि फूड रिलेटेड जो नॉलेज है, कल्चर, बायोडाइवर्सिटी, ये गांव के लोगों के पास बहुत सारा है। हर एक चीज़ का फेस्टिवल के साथ जुड़े, इनके फेस्टिवल अभी तो शायद थोड़ा ये भी हो गया, चेंज हो गए। शहर में जैसे दिवाली मनाते वैसे अभी गांव में भी मनाना शुरू हो गया। होली, दिवाली, इनके यहाँ के जो दशहरा का फेस्टिवल, हर एक फेस्टिवल जो है गांव का फेस्टिवल या पूजा या रिचुअल्स, हर एक के साथ प्लांट का, कई तो प्लांट या फूड के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे हमारे मन में आए फेस्टिवल हो गया, ऐसा नहीं है। तो हमने वो भी डॉक्यूमेंट हम कर रहे हैं कि कौन सा फेस्टिवल के साथ कौन सा प्लांट, क्योंकि कौन सा सब्जी कब खाना है, इसका भी पूरा इनका एक सिस्टम बना हुआ है। दिख रहा है, यानी बहुत सारा दिख रहा है, लेकिन उनका एक डेट होता है, इनका एक पूजा होती है, वो होने के बाद ही वो सब्जी को हाथ लगाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज फेस्टिवल का है, रिचुअल्स का है, इनकी पूजाज है, देन नॉन डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग के इनके मेथड्स है, वो कर रहे हैं। इसमें से प्रोपोगेशन कैसे होता है वो नॉलेज भी अभी पता नहीं, सिर्फ ऐसे लोगों को ही ज्ञान है, तो उसका भी हम डेटाबेस बना रहे हैं। देन पर्पज़ ऑफ वाइल्ड फेस्टिवल, ठीक है, एक जो गैप है अर्बन रूरल का, वो कैसे ब्रिज हो। साइंटिस्ट यहाँ पे भी है, भले ही वो स्कूल में नहीं गए, लेकिन ये जितने भी प्लांट यहाँ पे रखे हैं, ये बनाने के तरीके शायद मुझे नहीं लगता हमें पता है, ठीक है ना। वो समझ ले, क्योंकि आगे जाके जैसे मैं बोला क्लाइमेट चेंज में फूड फॉर फ्यूचर वाइल्ड फूड ही होने वाला है। ट्री लगाओ, पत्तों या फॉरेस्ट में जाओ, उसका पत्ता निकालो, सब्जी बनाओ। ट्री एज अ सोर्स ऑफ ऑयल, अभी ऑयल का शॉर्टेज तो हो रहा है, कॉटन सीड का ऑयल हम खा रहे हैं। कॉटन सीड या कॉटन या ऑयल सीड का प्लांट ही नहीं है, सोयाबीन या ऑयल सीड है ही नहीं, लेकिन तेल निकलता है, निकालो और खाओ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इसके बारे में एक अवेयरनेस यहाँ पे हो और हम साथ में जुड़ जाए कि एक इवेंट हो गया, आज प्रोग्राम ख़त्म हो गया, बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। हम साथ में कैसे जुड़े ये सारी चीज़ों के साथ, इसके ऊपर भी बाद में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और विजडम को साथ में लेके, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन क्या है इसमें, वो भी देखना ज़रूरी है। इसका जेनेटिक लेवल का कैरेक्टर वो भी स्टडी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ये होगा तो ही ये बचेगा, कम्युनिटी लेवल पे देन साइंटिफिक लेवल पे, ये दोनों लेवल पे काम होना
ज़रूरी है। दूसरा एक प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा हुआ है ट्राइबल कम्युनिटी में कि ये तो गरीबों का खाना ये इनके दिमाग में अभी घुस गया है। शहर में जाओ, शिमला मिर्च, गोभी, फ्लावर, पोटैटो, ठीक है, ये कॉलीफ्लावर, ये सारी चीज़ें क्या है, इनका फूड का प्लेट बन गए। ये खाएंगे तो लोग गरीब समझेंगे हमें, ठीक है। तो ये हो गया अभी शहर के लेवल। तो आप जैसे आज यहाँ पे आए, आज बहुत सारे लोगों को हम यहाँ पे गांव के बुला नहीं सके, कुछ लोग हैं यहाँ पे अलग अलग लोकेशन से आए हुए, क्योंकि इनके इसमें भी वही हो रहा है अभी। ये तो कुछ काम का नहीं है। जो ओल्ड एज लोग हैं इनके पास नॉलेज है, तरीके हैं बनाने के। जो न्यू जनरेशन है उनको पता नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि बाहर इजीली बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। तो ये एक रिस्पेक्टिंग फूड वाला जो कल्चर है, तो इनके गाँव में से भी हम अभी निकलते जा रहे हैं। तो हम गाँव में भी ऐसे फेस्टिवल लेते हैं और वहाँ पे शहर के लोगों को भी बुलाते हैं। तब शहर के लोग खा रहे हैं, नागली का रोटी खा रहे हैं, फिंगर मिलेट का, यानी ये बहुत अच्छा है। नहीं तो क्या है, गवर्नमेंट तो 2 रुपए का वीट दे रही है, मिलेट ख़त्म हो गए। वैसे अभी सब्जी भी आएगी, सब कहीं से ट्रक भर के गाँव में, ठीक है ना, आ रहा है ना, अभी आ रहा है अभी फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन। राइस 2 रुपये में आ गया, तो 2 रुपये का राइस आ गया। डाइवर्सिटी जो भी बची हुई थी वो भी निकल जाएगी। देन सिर्फ ये यील्ड जो पर्पज़ है, ये सब लगा के उत्पादन आएगा का, ये फॉरेस्ट फूड खा के सब जिंदा रहेंगे क्या, ठीक है ना। तो जैसे आप फॉरेस्ट वॉक किया, बहुत सारी चीज़ें आज भी है, इसको हम कंजर्व करके रखेंगे ही तो ही हम इसको पार्ट ऑफ डाइट भी बना सकते हैं। और सिर्फ हमारे फूड के लिए वाइल्ड फूड है ऐसा नहीं है, इकोलॉजी एस्पेक्ट से भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी सोच वही है, जो आज है बचा हुआ गाँव में उसको कैसे कंजर्व करके रखे, हाँ, तो उसका एरिया भी कैसे बढ़ाए और डाइवर्सिटी फिर रीजनरेट कैसी हो, उसके लिए भी काम होना बहुत ज़रूरी है। तो वही हमारी सोच रख के ही आज का फेस्टिवल यहाँ पे रखा है। बहुत सारी सब्जियाँ बन रही है पीछे, ठीक है, उसका टेस्ट भी लेना है, उसके बारे में हम वो भी डिस्कशन हम करेंगे और गांव के लोगों से भी हम मिलेंगे। 8-9 टाइप के वेजिटेबल्स अब बनाए हैं, उसका भी टेस्ट लेंगे और डिस्कशन फिर आगे भी करेंगे। तो थैंक यू। और बाद में एक प्लान भी हमें बनाना है 15-20 मिनट कि आगे ये होने के बाद, इवेंट अपना खाना होने के बाद एक प्लानिंग का भी सेशन होगा आधा घंटे का, तो कि ये देखने के बाद और अब हम कैसे जुड़ सकते हैं साथ में कंजर्वेशन के लिए, रिवाइवल के लिए, इसका मैनेजमेंट के लिए, एंड देन इसका डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इसका अवेयरनेस इवेंट स्कूल में ये सारी चीज़ें बच्चों को भी कैसे बताएं, तो उसके बारे में भी थोड़ा प्लानिंग हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बच्चों को आप कितना भी डांटो वो नहीं खाएंगे, वो मैगी ज़्यादा पसंद करते हैं, कुकीज़ पसंद करते हैं, अलग अलग चीज़ें। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वही हेल्दी प्रोडक्ट, लेकिन जो आजकल के लोगों को टेस्ट पसंद है या जो टेक्सचर में चाहिए वो हम कर सकते हैं क्या। तो इसमें हमारी कोशिश, हमने अभी तक मिलेट के नूडल्स बना है जो बहुत अच्छे पॉपुलर है, मिलेट्स भी है, मिलेट्स की अलग अलग रेसिपीज़ कि जो मतलब भजे हम बनाते हैं, भजे जो पकौड़े बनते हैं वो हम ज़्यादातर करके इसके बनाते हैं, बेसन के। हम बाजरे का भजा बनाते हैं, बाजरे के भजे तो बहुत टेस्टी बनते हैं। बाजरे के भजे खाने के बाद आप कोई बोलोगे नहीं हमें बेसन का भजिया खाना है। तो ऐसे अलग अलग कि मतलब ये सब चीज़ें होती थी, नहीं होती थी ऐसे नहीं। तो इसके लिए ये खीर मुझे इसलिए अच्छा लगा बिकॉज इसमें दूध बिल्कुल नहीं है एंड ऑनेस्टली ये बहुत टेस्टी है। लाइक लिटरली इट्स मुझे नॉर्मल खीर से ज़्यादा टेस्टी लगा है एंड इसमें तो ड्राई फ्रूट्स या केसर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही इतनी अच्छी है। सो आई रियली लव दिस।